सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पार्ट नंबर 3 और इसमें मैंने आपको बोला था कि अब मैं सम्स इंट्रोड्यूस करूंगा इस पार्ट में। आई होप कि आपने पहला 2 पार्ट देख लिया है, बिकॉज इसमें जो मैं सम्स करने जा रहा हूँ इसके 3 रूल्स है। ठीक है, देर आर 3 रूल्स और इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पे हम लोग सम्स करेंगे। ये 3 रूल्स मैंने आपको पार्ट 2 में समझा दिया था। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। तो अभी मैं आपको डिटेल में रूल्स नहीं समझाऊंगा बिकॉज वो ऑलरेडी डन है। अब मैं सीधा रूल्स अप्लाई करूंगा और सम्स करूंगा। ठीक है, मेथड्स में इस वीडियो पे नहीं आएंगे। मेथड्स जो होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, वो सब हम लोग पार्ट 4 में करेंगे। बट वो नहीं हो सकता तब तक जब तक आपको ये सम्स नहीं आते। इनको कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, जहां पे आपको एक नेशनल इनकम एग्रीगेट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको बोला जाएगा कि अलग अलग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स निकालो। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 5 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हमें फाइंड आउट करने बोले जा रहे हैं। तो मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा, कन्वर्जन कैसे करते सिखाऊंगा, जिसमें आपका एरर ना हो एग्जाम में। उस तरीके से मैं आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, ये आ गया तो फिर आप पार्ट 4 वाले सम्स कर सकते हो, बिकॉज पार्ट 4 में भी इसकी एप्लीकेशन लगेगी। तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना वो बड़े वाले क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो ये कभी कभी 2 मार्क्स का आ जाता था, पहले 5 एग्जाम में आया है 2 मार्क्स का, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। और ये नहीं भी आए तो भी वो बड़े वाले क्वेश्चंस में मिक्स होकर तो आएगा ही। ठीक है, तो इसका आना कंफर्म है। तो मेक श्योर कि आप पार्ट 2 में ये 3 रूल्स जो मैंने वहां पे समझाया है, ठीक है, वो आप अच्छे से याद कर लियो फॉर्मूला, एंड देन आप इसको स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं थोड़ा सा थियोरी और करा दूंगा। आज थियोरी एंड कर लेंगे और पार्ट 4 में ओनली सम्स फिर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, आप कॉपी भी कर लेना। अभी आप इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। आपको एक नेशनल इनकम एग्रीगेट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बात किया था, एग्रीगेट्स किसे कहते हैं। तो एनडीपीएमपी मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, नेट, पहला एन आता है उसको नेट बोलते हैं। पहला लेटर आइदर जी या एन होगा, ग्रॉस या नेट। जैसा हमारा पहला रूल था ग्रॉस एंड नेट वाला, तो वही पहला एन इज नेट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे पढ़ते हैं इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, तो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, फाइंड हमें करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वेरी गुड, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, नेशनल इनकम, ध्यान से सुनना, मैं आपको सम्स करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। देखो मैं कैसे करता हूं मैं वैसा बता रहा हूं। ठीक है, मतलब दुनिया कैसे कर रही है वो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माई वे। और मेरा तरीके से करोगे आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, आप कभी फंसोगे नहीं। क्वेश्चंस में कभी कभी बहुत चीजें एक्स्ट्रा दी रहती है, आप एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में फंसोगे नहीं अगर मेरे तरीके से करोगे तो। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई मेथड्स, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, आई कैन गिव दैट गारंटी। ठीक है, अभी देखो आप क्या करना, आप सबसे पहले वो लिख लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो एग्रीगेट लिख लो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एमपी, ये गिवन है। अमाउंट लिख लो बगल में 5000। ठीक है, आप ऊपर में लिख लो रुपीज इन करोड़। राइट, ये आपने लिख लिया। ओके, उसके बाद आप क्या करो, देखो यहां से 4 एडजस्टमेंट्स गिवन है, आप देखो नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब पहला वाला तो एग्रीगेट था, उसके बाद 4 एडजस्टमेंट गिवन है। तो आप लगभग 4 लाइन का गैप छोड़ दो, थोड़ा और छोड़ सकते हो, 5-6 लाइन का गैप छोड़ दो। और उसके बाद आप वो लिखो जो क्वेश्चन ने मांगा है। क्वेश्चन ने मांगा है जीएनपीएमपी, क्वेश्चन ने मांगा है जीएनपीएमपी, तो मैं थोड़ा सा गैप छोड़ के जीएनपीएमपी लिख लेता हूं। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, दिस इज व्हाट मेरा क्वेश्चन का डिमांड है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके कन्वर्जन शुरू करूंगा बेस्ड ऑन द रूल्स दैट आई लर्नड इन द पार्ट नंबर 2। ठीक है, बेस्ड ऑन द रूल्स जो मैंने पढ़ा था उसके बेसिस पे मैं एक एक करके कन्वर्ट करूंगा। यानी मैं पहला लेटर उठाऊंगा, ये है नेट, और पहला लेटर यहां पे मैं देख रहा हूं वो है ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रूल नंबर 1। तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब नेट से मुझे ग्रॉस जाना है। सो आई नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस, राइट, आई नीड टू फाइंड आउट, दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस कैसे निकलता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट मेरे पास ऑलरेडी है, नेट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसमें अगर प्लस डेप्रिसिएशन कर दूं तो ये ग्रॉस बन जाएगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे गिवन है नंबर 2, डेप्रिसिएशन इज 1500, तो मैं 1500 डाल दिया मैंने। ठीक है, डन, नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, एक रूल का हिसाब कंप्लीट। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अभी देखो नेक्स्ट नंबर 2 पे जाते हैं, ये है डोमेस्टिक
और ये है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, ये रूल नंबर 1 था। ठीक है, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आप मेरा माइंड देख नहीं सकते, और अच्छी बात है कि आप मेरा माइंड देख नहीं सकते। रूल नंबर 2 देखो, हमें क्या निकालना है, मान लो नेशनल पे जाना है, तो नेशनल क्या होता था, नेशनल वाज डोमेस्टिक प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही होता था, यही हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। और इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी था, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो फॉर्मूलाज थे रूल नंबर 2 के, राइट। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप देखो यहाँ पे नंबर 3 में दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उन्होंने हमें एक्सपेक्ट किया कि हम ये सेकंड वाला जो हमने सीखा था वहां पे उसको अप्लाई करें। तो नेट कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक में प्लस कर देना है, तो डोमेस्टिक हमें दिया हुआ है, ऊपर में जो दिया है, ऊपर में जो है वो गिवन है, राइट, ये जो है ये गिवन है क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, और नीचे जो है वो फाइंड आउट करना है, उसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज 750। तो 750 हमने डाल दिया, एकदम चिल मार के हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट तो सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। अच्छा, अब देखो ऊपर में है एट मार्केट प्राइस, नीचे में भी है एट मार्केट प्राइस। डू आई नीड टू कन्वर्ट, नो, क्योंकि एमपी ऊपर भी है एमपी नीचे भी है। अगर नीचे में कुछ और होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता, बट हियर आई डोंट नीड टू कन्वर्ट बिकॉज दोनों सेम है ना, सेम है तो कन्वर्ट क्यों करेंगे। अगर नीचे में होता एट फैक्टर कॉस्ट तब हमें कन्वर्ट करना पड़ता। रूल नंबर 3 was market price is equal to factor cost plus tax, indirect tax minus subsidies। तो रूल नंबर 3 was फैक्टर कॉस्ट, बट फैक्टर कॉस्ट है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे दोनों में एमपी है, तो नो नीड टू कन्वर्ट। इसका मतलब मेरे को दो चीज कन्वर्ट करना था और वो मैंने कन्वर्ट कर दिया, मुझे सिर्फ n को g बनाना था और d को n बनाना था, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, डन। अब मुझे सिर्फ ऐड करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, मुझे सिर्फ ऐड करना है। सो 5000 दिस विल बी 6500, 7250, ठीक है। मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, एक बार आप थोड़ा टोटलिंग देख लेना, हो सकता है टोटलिंग इधर उधर हो जाए, बट मुझे लगता है सही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला समझ गए आप लोग, ओके। अब देखो क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ मिटा रहा हूँ और मैं ना वहाँ वैल्यू लिख ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा इजी होगा। तो सबसे पहले एक गिवन है एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना 5000। अच्छा, फिर मैंने एक निकाल लिया जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी मैंने अभी निकाला 7250, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी इरेज। अब हम लोग देखो, अब हम लोग ये सेकंड जो क्वेश्चन का डिमांड है एनएनपीएमपी, ये निकालेंगे। देखो निकालने का तरीका यही है, जो आपको जो एग्रीगेट आपको पता है वो पहले लिखो, ठीक है। सो पहले आप उसको लिखिए जो आपको मालूम है, और नीचे में आप उसको लिखिएगा जो आपको ढूंढना है। अब देखो मुझे तो अब दो वैल्यू मालूम है, एक क्वेश्चन में गिवन था, एक मैंने फाइंड आउट किया, मुझे दो वैल्यू मालूम है, तो मैं उसको लिखूंगा जो ज्यादा क्लोज है, जो मुझे निकालना है। आई नीड टू फाइंड आउट एनएनपीएमपी, दैट इज द क्वेश्चन डिमांडिंग, ठीक है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं अब मेरे पास दो वैल्यूज है, एक दिया हुआ था, एक मैंने फाइंड आउट किया, आई हैव टू वैल्यूज नाउ, आई कैन यूज एनी ऑफ देम। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप पहले वाले आंसर्स को यूज करोगे ना सेकंड वाले आंसर फाइंड आउट करने के लिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। मतलब आप किसी से भी निकाल सकते हैं, बट मैं ये इससे निकालूंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट आंसर था, दिस वाज माय फर्स्ट आंसर। मैंने ये चीज देखा है कि जब आप फर्स्ट आंसर को यूज करोगे ना सेकंड आंसर के लिए, योर कैलकुलेशन विल बी क्विकर। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले से नहीं निकाल सकते, आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट मैं दूसरे वाले से निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप किसी से भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इससे कर रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट आंसर था GNP at MP, हमारा आंसर आया था 7250, मैं इसी को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो आप किसी से भी कर सकते हैं बाय द वे। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे G है और यहाँ पे N है, तो ये डिफरेंस आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट, आई नीड टू फाइंड आउट दिस। तो अब की बार मुझे नेट फाइंड करना है, ठीक है, नेट फाइंड कर, ग्रॉस गिवन है,
ठीक है। तो ग्रॉस, ये जो रूल नंबर 1 है ना, रूल नंबर 1 में ग्रॉस गिवन है, आई नीड टू फाइंड आउट नेट। तो अगर मुझे नेट फाइंड आउट करना है, क्या मैं फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा दिया, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस मुझे गिवन है, मैं इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर देता हूं। डेप्रिसिएशन इज 1500। सो ये नेट बन गया, ग्रॉस में माइनस डेप्रिसिएशन करोगे वो नेट बन जाएगा। चलो पहला वाला कन्वर्जन हो गया, वेरी गुड, इसको मिटा देते हैं। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ यहाँ पे सेकंड वैल्यू है नेशनल, सेकंड एन का मतलब होता है नेशनल, नीचे भी नेशनल। ओ माय गॉड, मतलब चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि ऊपर भी नेशनल नीचे भी नेशनल, चेंज तब करना होता है जब डिफरेंस आता है। यहाँ पे तो सेम है दोनों, तो क्या कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एमपी, यहाँ पे भी एमपी, वाह भाई वाह, इसको भी नहीं चेंज करना है क्योंकि ये भी मैच हो गया। चेंज वहां करते हैं जहां पे डिफरेंस आता है, राइट। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आप बस 1500 इसमें से माइनस कर देना, आई थिंक आपका आंसर 5750 आएगा। थोड़ा एक बार देख लेना यार, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर 100-200 पॉइंट इधर उधर हो जाए, बट आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, तो इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो सेकंड आंसर है इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। तो एन एन पी एम पी, दिस इज आवर सेकेंड आंसर, और ये मेरा आया है 5750। मैं एक और करके दिखा देता हूं, बाकी दोनों आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा समझ में आया। तो आप कमेंट में जब लिखोगे तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फोर्थ एंड फिफ्थ वाला, ये आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला आप मुझे आंसर बताइएगा, मुझे देखना है आपको कितना पता है। मैं आपको थर्ड वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो थर्ड वाला क्या चाहिए, एनएनपीएफसी। सो एनएनपीएफसी ये हमें चाहिए। ठीक है, अब ऊपर में कौन सा लिखेंगे, एनी थ्री। नाउ आई हैव 3 डेटा, तो मैं थर्ड वाले को यूज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम यूजिंग NNPMP which was 5750, मेरा सेकंड आंसर को मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, पहला लेटर N है, यहां पे भी पहला लेटर N है, दोनों में पहला लेटर N है, कन्वर्जन की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों सेम है। दूसरा लेटर नेशनल है, यहां पे भी दूसरा लेटर नेशनल है, अगेन कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है। तीसरा MP एट मार्केट प्राइस, ये है एट फैक्टर कॉस्ट, यहां पे आ गया डिफरेंस, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको 3 बार में तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमपी को एफसी बनाना है, सॉरी, हाँ सही सही है, एफसी बनाना है। आई नीड टू फाइंड आउट एफसी, और मुझे गिवन है एमपी। ठीक है, तो एफसी कैसे निकलेगा, अभी मैं इसी फॉर्मूला को, रूल नंबर 3 के फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा देता हूं। तो एफसी विल बी मार्केट प्राइस। अच्छा यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे टैक्स भी गिवन है, सब्सिडीज भी गिवन है, तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। आप फॉर्मूला थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, बेसिक मैथ्स है, साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है ना, साइड चेंज होने से साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। आई होप आपको ये सब तो बच्चे वाला चीज है। ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है ना, जस्ट फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर किया एफसी निकालने के लिए। तो एमपी गिवन है, ये हमारा एमपी आ गया, माइनस टैक्स, तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विल बी डिडक्टेड विच इज 350, एंड प्लस करना है सब्सिडीज विच इज 150। सो आई थिंक माई आंसर विल बी 5550। ठीक है, 5550, राइट। तो माई आंसर इज 5550,550। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो देखने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और आपको भी ये जंग लड़नी पड़ेगी। फिर कौन सी जंग, बोर्ड एग्जाम की। तो ये देखो, आपको मैंने आपके लिए 4 एंड 5th नंबर रेडी किया है, 4th एंड 5th नंबर आप इसी तरीके से सॉल्व करो। लोग मैंने एक और आंसर निकाल दिया आपके लिए, NNPFC, दिस इज आवर थर्ड आंसर एंड दैट इज 5550। आप 4th एंड 5th वाला निकालो, उसके लिए आप 4 में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप लेटेस्ट वैल्यू यूज करें, ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहला वाला भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनीथिंग एंड आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है,
सो 4 एंड 5 का आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दिस इज कन्वर्जन रूल। अब हम लोग पार्ट 4 जब करेंगे तो उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया। एग्जाम में कभी कभी ये इंडिविजुअली भी आया है 2 मार्क्स का, बट मेन बड़े वाले सम में तो ये आएगा ही, ठीक है। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, सो थ्योरी अब खत्म करते हैं। इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी है, बाकी कुछ मैंने पहले करा दिया, कुछ अभी मैं इस वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो के बाद थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप थोड़ा मेरे साथ नोट्स लेके बैठ जाइए, जिनके पास मेरा नोट्स है। जिनके पास मेरा नोट्स नहीं है वो हमारे ऐप में कोर्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स में रजिस्टर करोगे आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहां पे बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स भी कराए हैं। देखो यूट्यूब में तो मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ ताकि आपका एक बेस बन जाए। अब उस बेस से आप कितना ऊपर जाते हो वो आपका मर्जी है, ठीक है। उसमें आप और भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने भी हमारे मटेरियल्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो चलो, लेट अस कंप्लीट द चैप्टर। मैं हूं अभी पेज नंबर 11 में, विच मीन्स वी हैव गॉट टू डू 7 मोर पेजेस, ठीक है। इस वीडियो में 4 पेजेस करना है हमें और हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। वेरी डिफरेंट एरिया, इसको बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई में भी नहीं है तो कोई सीबीएसई वाला टीचर पढ़ाता भी नहीं है, तो ये सब हमारे आईएससी का पोर्शन है। ध्यान से समझिए, अगर आप अगले 15 मिनट्स पूरा अटेंशन मुझे दे दोगे तो मैं पूरा नॉलेज आपको दे दूंगा। ध्यान से समझिए, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। देखो, बिफोर वी अंडरस्टैंड डिस्पोजेबल इनकम, हमें नेशनल इनकम एक बार थोड़ा समझना चाहिए। हमने जो अभी तक 3 क्लासेस में सीखा, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है। तो देखो, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू आती है, ठीक है। फाइनल गुड्स या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, जैसा भी बोल लो, ये एक चीज आता है। अच्छा, किसके प्रोड्यूस किया हुआ आता है? ये नॉर्मल रेसिडेंट्स का प्रोड्यूस किया हुआ आता है। वेरी गुड। अच्छा, और इसमें कौन से टाइप के इनकम जुड़ते हैं? इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ते हैं। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। 2 टाइप के इनकम होते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम वो होता है जो कि मेहनत करके कमाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया सैलरी। और ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम वो होता है जो यूनिलैटरल, वन साइडेड होता है, उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो नेशनल इनकम अगर आप देखोगे तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ पेमेंट, वन टाइप ऑफ इनकम, विच इज फैक्टर इनकम। ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बदले में जो इनकम आया बस उसे काउंट करते हैं। ये हो गया नेशनल इनकम। बट डिस्पोजेबल इनकम जो हमारा आज का टॉपिक है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम में ये सारे के सारे तो आएंगे ही, मतलब नेशनल इनकम तो पूरा आएगा। अब देखो, नेशनल इनकम तो पूरा आएगा, राइट, नेशनल इनकम विल कम, बट नेशनल इनकम के साथ साथ ट्रांसफर इनकम तो हम लोग नहीं ले रहे थे, ट्रांसफर इनकम भी लेंगे। तो यहां पे हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम, आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, आपके लिए इनकम है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट है, इट इज द सेम थिंग, ठीक है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम, इट इज द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ट्रांसफर पेमेंट्स भी यहां पे लेना है। ऊपर में इग्नोर मार रहे थे, नेशनल इनकम में इग्नोर मार रहे थे ट्रांसफर पेमेंट्स को, बट यहां पे ट्रांसफर पेमेंट्स को लेंगे। बट ट्रांसफर पेमेंट्स भी ना 2 टाइप की होती है। ट्रांसफर पेमेंट्स भी 2 टाइप की होती है। एक होता है करंट ट्रांसफर और दूसरा होता है कैपिटल ट्रांसफर। तो क्या दोनों को ले लेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। सर है क्या ये दोनों? अभी बताता हूं, ठीक है। बट अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स, आखिरी बार आई एम सेइंग, नहीं लेते हैं। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लेते हैं, बट डिस्पोजेबल इनकम में ये भी लेंगे। मतलब डिस्पोजेबल इनकम में नेशनल इनकम तो आता ही है, नेशनल इनकम एज इट इज जैसे आता है, तो जो जो चीज वहां लेते थे वो सब तो लेंगे ही, बट इसमें एक एडिशनल चीज को भी लेना है, दैट इज ट्रांसफर्स। एंड ट्रांसफर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, 2 टाइप के होते हैं। तो दोनों को लेना है? नहीं, एक को लेना है। वी हैव टू ओनली टेक करंट ट्रांसफर्स, वी कैन नॉट टेक कैपिटल ट्रांसफर। मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको।
यस, तो नाउ लेट अस डिस्कस कि करंट ट्रांसफर किसे कहते हैं और कैपिटल ट्रांसफर किसे कहते हैं। ट्रांसफर सबसे पहले समझ लेना, ट्रांसफर आर दोज टाइप्स ऑफ पेमेंट विच आर मेड विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क लगा देना इसमें, ठीक है। इसको मैंने पहले भी समझाया था और पहले मैंने वहां पे एक टर्म यूज किया था यूनिलैटरल, तो आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड विदाउट एनी प्रोडक्शन या विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, मतलब ये वन साइडेड है। जैसे कि गिफ्ट्स हो गया, जैसे कि डोनेशंस हो गया, जैसे कि कोई जॉब करने वाला अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहा है, ये सब वन साइडेड है, बदले में कुछ आएगा नहीं, वन साइडेड है। तो ये जो वन साइडेड पेमेंट होते हैं ये भी दो तरीकों के होते हैं, ये भी दो तरीकों के होते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर होता है जो कि इनकम इनकम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और कैपिटल ट्रांसफर वो होता है जो कि कैपिटल या वेल्थ को अफेक्ट करता है। सर समझ में नहीं आया, देखो इन शॉर्ट आप ऐसा समझो, जो ज्यादा रेगुलर नेचर का है, जो ज्यादा रेगुलर नेचर का है, जैसे पेंशन, पेंशन मंथली मंथली आता है, ठीक है। पेंशन जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको मंथली मंथली आता है पेंशन, तो वो रेगुलर नेचर का है। तो जो ज्यादा रेगुलर नेचर का है ना उसे कहते हैं करंट ट्रांसफर। और जो बहुत इरेगुलर नेचर का है, नॉट सो रेगुलर, देखो यहां पे मैंने लिख के दिया है नॉट सो रेगुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन साइडेड पेमेंट, क्या हो गया, फ्लड आ गया, क्या आ गया, फ्लड आ गया, फ्लड में बेचारे किसी गांव वाले का घर बह गया, अब उसका कौन देखेगा, उसको सरकार देखेगी, तो सरकार ने उसे 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया, ठीक है। तो फ्लड आया, फ्लड में उसका घर बह गया, तो उसको सरकार ने 5 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन दिया। तो सरकार ने बदले में कुछ मांगा क्या उससे, कुछ नहीं मांगा, वन साइडेड 5 लाख पेमेंट, ठीक है। सरकार ने उसको 5 लाख की पेमेंट वन साइडेड दी, बदले में कुछ लिया नहीं। तो ये क्या सरकार मंथली मंथली करेगी, नो, इट इज वन टाइम पेमेंट, एक बार 5 लाख रुपए लो और फिर अपना वो घर बनवा लो। बेचारा गांव वाले का घर बह गया तो उसको पैसा दिया सरकार ने। सो इज दिस रेगुलर नेचर, नो। फ्लड क्या हर महीने आती है, नो। और बहा देने वाली फ्लड जो एकदम घर बहा दे, वो तो 10 12 साल 20 साल में एक बार आएगा ना वैसा। तो ये इरेगुलर नेचर का होता है, करंट ट्रांसफर रेगुलर नेचर का होता है। और करंट ट्रांसफर में अमाउंट इज वेरी लो, अमाउंट इज वेरी लो। अब देखो पेंशन कितना मिलता है लोगों को, 3,000 से लेके 10 12 हजार 15,000 मैक्सिमम, बहुत कम पेंशन मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स वालों को मैंने देखा है कि जो रिटायर हो जाते हैं ना तो उनको 6 7,000 10,000 इस रेंज में उनको पेंशन मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम का। अभी न्यू वाला का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है, मान लो 10,000 भी है तो अमाउंट इज 10,000, अगर 10,000 मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। बट वहां पे अमाउंट, लुक एट द अमाउंट 5 lakhs, इट इज हाई। तो आपको डिस्पोजेबल इनकम में किसे लेना है, डिस्पोजेबल इनकम में करंट वाले को लेना है, आप कैपिटल ट्रांसफर नहीं लेते। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए, आप अगर होनहार स्टूडेंट है तो आपको एक लाइन लिख लेना चाहिए, कैपिटल ट्रांसफर्स आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर दे आर इंक्लूडेड इन डिस्पोजेबल इनकम। लिख लो वहां पे, देखो आप खुद से जो लिखोगे ना उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि नहीं, ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और जिनके पास मेरा नोट्स है आप भी लिखिए, जिनके पास नहीं है तो आप ले लीजिए और फिर लिखिए, कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एनवाई मतलब नेशनल इनकम, नॉर इन डिस्पोजेबल इनकम, डीवाई मतलब डिस्पोजेबल इनकम। तो ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं ना तो डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड होते हैं। ये आपको ट्रू फॉल्स में हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल एरिया में पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाला ये स्टेटमेंट है। करंट इनकम की बात करें, करंट ट्रांसफर्स की बात करें, तो ये नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता है, बट डिस्पोजेबल इनकम में इट गेट्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूं फाइनली। सो
तीन तरीके के इनकम हो गए, फैक्टर और एक हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर भी दो तरीके का हो गया, एक हो गया करंट, एक हो गया कैपिटल। ठीक है, तो तीन हो गया, देयर आर थ्री। ओके, तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में दिस विल कम, दिस विल नॉट कम, दिस विल नॉट कम। डिस्पोजेबल इनकम के कैलकुलेशन में दिस विल कम। ठीक है, फैक्टर इनकम तो हमेशा आता है, करंट भी आ जाएगा, कैपिटल कभी भी नहीं आता है। तो आई होप इसके बाद तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ये आप कहीं पे उसी शीट में ही नोट डाउन कर लेना। ठीक है, दैट्स इट, इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। नाउ विल डिस्कस डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। तो जैसे नेशनल इनकम में एग्रीगेट्स हमने किया था पार्ट 2 में, यहाँ पे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स करते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? तीन होते हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहला प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम किसे कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर का इनकम। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट छोड़ के, नॉन गवर्नमेंट, तो सरकार को छोड़ के बाकी जो सेक्टर्स इनकम कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इनकम। ठीक है, तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटाज, जितने भी सरकारी बिजनेस छोड़कर जितने भी बाकी बिजनेस है, ठीक है, एयरटेल हो गया, बाटा हो गया, डोमिनोज हो गया, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है, उनकी इनकम को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इनकम। गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। आप देखोगे यहाँ पे बताया भी है क्या क्या डिडक्ट करना है, व्हाट ऑल नीड्स टू बी डिडक्टेड। तो दोनों में देखोगे गवर्नमेंट का जितने भी इनकम एंड सेविंग्स है, किसका? गवर्नमेंट का, वो इंक्लूड नहीं करना है आपको, इन शॉर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का सेविंग्स नहीं इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि प्राइवेट की बात कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट वाला कैसे इंक्लूड कर दोगे? तो ये डिडक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा, किससे डिडक्ट करोगे? डिस्पोजेबल इनकम, जो ऊपर हमने निकाला था ना यहाँ पे। अब सम्स नहीं आएगा तो उतना मैं सम्स में नहीं जा रहा हूँ, बट ये जो डिस्पोजेबल इनकम आया था ना, इस डिस्पोजेबल इनकम में अगर आपको प्राइवेट निकालना है, गवर्नमेंट आपको क्या ऐड करना है? देखो, गवर्नमेंट का अगर कोई पेमेंट है, देखो गवर्नमेंट का पेमेंट जाएगा, मान लो सरकार पेमेंट कर रही है, तो सरकार को मान लो पेमेंट करेगी, तो ये इंक्लूड होगा, these all things will be added, ये ऐड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट पेइंग others others ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनी करंट ट्रांसफर दैट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एनी करंट ट्रांसफर दैट इज रिसीव फ्रॉम अदर एंटिटीज। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो भी रिसीव कर रहा है, वो सरकार से रिसीव कर रहा है, विदेशों से रिसीव कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इनकम शुड बी एडेड। ठीक है, बता है करंट ट्रांसफर। ठीक है, ये नॉन नेट करंट ट्रांसफर। ये बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले सब था, सबसे इंपॉर्टेंट था, अब सब नहीं आ रहे हैं, बट टॉपिक है, सिर्फ बोलने का इंपॉर्टेंट नहीं। आपको क्या करना है? आपको एग्जाम में प्राइवेट इनकम का डेफिनेशन करना है, प्राइवेट इनकम इनकम व्हिच अप्रूव्स ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, गवर्नमेंट को बाकी सब इनकम इज प्राइवेट इनकम। डन। अच्छा, अब अगर पर्सनल इनकम, देखो प्राइवेट इनकम क्या था? प्राइवेट इनकम बिजनेस इनकम, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनकम, प्राइवेट इनकम। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस को जो भी प्रॉफिट हुआ, ये रिलायंस की बात करो, तो रिलायंस को जो भी प्रॉफिट हुआ, अब रिलायंस क्या करेगी? उसमें से टैक्स पे करेगी सरकार को, तो प्रॉफिट का 5000 टैक्स पे कर दिया 1000 माइनस कुछ रिटेन करेगी, फ्यूचर के लिए रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स कुछ रिटेन करेगी, मान लेते हैं 1000 तो बचा कितना? 3000, बचा 3000, 5000 2020 में गया, बचा 3000, ये 3000 को बांट देगी एज डिविडेंड, ये 3000 को बांट देगी कंपनी एज डिविडेंड। अब ये डिविडेंड गया किसको? पर्सन लोगों को, जो कंपनी मालिक लोग हैं, उन लोगों को गया। तो दिस इज पर्सनल इनकम। तो प्रॉफिट जो था, दिस प्रॉफिट वाज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से यू गिव टैक्स, यू केप्ट समथिंग फॉर योर फ्यूचर, रेस्ट यू गिव एज डिविडेंड। तो प्राइवेट में से जो हिस्सा आपने लोगों को दे दिया, उसको दे दिया, पर्सन को दे दिया, वो पर्सन इनकम हो जाएगा, पर्सनल इनकम। डन। अब देखो, अब मजे की बात ये है कि ये इनकम वो पर्सन के पास आ गई, ये रहा पर्सन, इस पर्सन के पास आ गई ना, इस पर्सन के पास आ गई, तो इस पर्सन के पास जैसे ही इनकम आएगा, सरकार बोलेगी इनकम में टैक्स दो, अब इससे टैक्स वसूल करता है, तो ये भी टैक्स देगा, पर्सन भी टैक्स देगा, मान लो 500 टैक्स देगा, बाकी 500 का छोटा खर्चा हो गया, सब सीरीज ब्रांड वगैरह 530 सब देगा। ठीक है, तो ये सीरीज खर्चा हो गया, सीरीज अदर 3000 से 1000 सिंगल बचा होगा, ये होगा उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ये इनकम को डिस्पोज कर सकता है, खर्च कर सकता है, वो पूरी 3000 भी खर्च कर सकता है, वो 3000 में से टैक्स करेगा, उसको जरूरी टैक्स करने में वो करेगा, बाद में बात करता ओनली 2000, दैट 2000 कैन बी डिस्पोज्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज नंबर 3। ओके, वैसे तो इसके बाद एक और थ्योरी टॉपिक है, बट मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं एक लास्ट थ्योरी टॉपिक वो पार्ट 4 में टेकअप कर लूंगा। इस वीडियो के लिए ये आखिरी थ्योरी टॉपिक में कर रहा हूँ, जीडीपी एंड वेलफेयर एंड ऑल, वो सब हम लोग लास्ट में पार्ट 4 में टेकअप कर लेंगे। अब देखो, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, आप लोग भी थोड़ा नोट डाउन करना। सबसे पहली बात, आप ये एकदम शॉर्ट में मान के चलो, जीडीपी मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इन शॉर्ट, एकदम बेसिक 5 ईयर ओल्ड किड्स को भी समझाने के लिए आप क्या बोलोगे कि जीडीपी का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ goods produced. Let's say the goods produced is quantity 100 and price is 50 rupees. तो आप बोलोगे अगर 100 गुड्स बना रहे हैं, 50 रुपीज का एक एक है, तो वैल्यू कितना आया? वैल्यू विल बी 5000। तो आप बोलोगे जीडीपी इज 5000। जीडीपी मतलब टोटल, इन शॉर्ट एकदम बेसिक डेफिनेशन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो टोटल गुड्स 100 बनाया
और 100 गुड्स की कितनी वैल्यू है 5000, क्योंकि एक एक की वैल्यू 50 है, तो टोटल वैल्यू है 5000। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस ले रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू की जगह जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है, वैल्यू की जगह जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटिटी, प्राइस एंड जीडीपी। थोड़ा मेरे साथ साथ नोटिंग करना, आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स से 2018 का ईयर लिया और 2024, यहाँ पे भी 2018 एंड 2024, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो क्वांटिटी वाज 100, प्राइस वाज 50, तो जीडीपी 5000 आ गया। क्वांटिटी वाज 100, प्राइस वाज 50, तो जीडीपी 5000 आ गया, राइट। तो ये बात हुई 2018 की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, 6 साल आगे आ जाते हैं। क्वांटिटी इज 100, प्राइस इज 60, तो जीडीपी आ जाएगा 6000। अब देखने वाले क्या बोलेंगे, देखने वाले बोलेंगे वाओ आवर जीडीपी हैज गॉन अप, देश की तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। बट आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको कोई ऐसे बेवकूफ तो बना नहीं सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि जीडीपी दो चीजों से आता है, उसमें क्वांटिटी का भी फैक्टर होता है, उसमें प्राइस का भी फैक्टर होता है। आपको मालूम है कि जीडीपी दो चीजों से बढ़ सकता है। आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, आप बोलोगे अरे यार जीडीपी तो प्राइस के चलते बढ़ा है, क्वांटिटी थोड़ी ना। देखो देश में तरक्की कब होती है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है। दाम बढ़ाना है तो आज ही बढ़ा दो ना, सब चीजों का बढ़ जाएगा जीडीपी। तो दाम बढ़ाने से जीडीपी बढ़ जाना वो कोई रियल जीडीपी थोड़ी ना होती, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज दैट जीडीपी जो कि करंट प्राइस पे होता है। करंट प्राइस, हमने इस साल का प्राइस ले लिया, करंट ईयर का प्राइस ले लिया। आज पहले जमाने में प्राइस 50 रुपीज था, टुडे द प्राइस है 60 रुपीज। हमने आज का प्राइस ले लिया और हमें सिंस दाम बढ़ता जा रहा है तो हमें जीडीपी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कोई असली बात थोड़ी ना हुई। क्वांटिटी देखोगे तो पहले भी 100, आज भी 100, वही ना मेन चीज था। तो ये है नॉमिनल जीडीपी। Nominal GDP, GDP at current prices is called nominal GDP. This is not a good tool for measuring economic development, economic growth of a country. ये सही चीज नहीं है। दूसरा तरफ देखते हैं, ठीक है। 120, 50, 6000। अगेन देखने वाले क्या बोलेंगे कि वाओ जीडीपी हैज गॉन अप। आप बोलोगे रुको रुको रुको, चेक करते हैं। तो आप देखोगे हाँ भाई प्राइस तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, हमने बेस ईयर का रखा है। प्राइस क्या रखा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। बेस ईयर वाला ही प्राइस रखा है, ओल्ड ईयर इज कॉल्ड बेस ईयर। बेस ईयर वाला प्राइस रखा है हमने। तो मतलब जीडीपी दो ही चीज से बढ़ सकता था। अगर हमने प्राइस कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब जीडीपी किसकी वजह से बढ़ा है, क्वांटिटी की वजह से। दिस इज रियल जीडीपी, दिस इज रियल ग्रोथ, जहां प्रोडक्शन हैज गॉन अप। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा ना, तभी तो जॉब्स बढ़ेंगे देश में, तभी तो इकोनॉमी के साइकिल चलेंगे। तो रियल जीडीपी इज द करेक्ट इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, डिफरेंसेस में भी पूछ सकता है, मीनिंग वाइज भी पूछ सकता है, और एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपने जो नोटिंग के लिए मैंने स्पेस दिया तो वहां आपने नोटिंग भी किया है, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द वीडियो ओवर हियर। अब हमें ऐसे 3 मेथड्स करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। दैट विल बी आवर लास्ट पार्ट। एंड एक थोड़ा थ्योरी रह गया, मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस पार्ट में नहीं कर रहा हूँ। ये वाला थ्योरी हमारा रह गया, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड जीडीपी। ये करने में मेरे को 10 मिनट लग जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशंस। मेरे को पहला वाला आंसर बताना, ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क ले दिया था उसका आंसर मेरे को बताइएगा। एंड सबको 12 में से 12 मार्क्स मिलने चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।